नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बंगाल में चुनावी सरगर्मी जोरों शोरों पर है। पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं और आपको बता दें कि आज बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के शोर 6:30 बजे थम गया था। यहां पर आपको यह भी बताते चले कि लगातार ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी ममता पर हमलावर हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह चुनाव में लगातार हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो इस पर ममता की सरकार पर सवाल खड़े हो चुके हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विपक्षी पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से लगातार अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अपराध कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का अंतिम दिन है। दूसरे चरण के लिए मतदान 1 अप्रैल को शाम 5 बजे खत्म होगा। मतदान होने से पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम में डेरा डाले हुए हैं और पश्चिम बंगाल की चुनावी समर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार जीत का ख्वाब देख रही हैं। हालांकि बीजेपी की रैलियों में बढ़ती भीड़ से वो खौफजदा है। ऐसे में ममता बीजेपी की चुनावी भीड़ को यूपी बिहार से लाए बाहरी लोग बताकर लगातार कमेंट कर रही हैं, जिसका ममता को फायदा कम, बीजेपी को फायदा ज्यादा हो रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सबसे बड़ी जंग है। ऐसे में ममता बनर्जी लगातार 2 दिनों से यूपी बिहार के लोगों को टारगेट कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी अपनी चुनावी सभाओं के जरिए बंगाली बनाम बाहरी का नैरेटिव सेट करना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस तरह की राजनीति बंगाल में काम करेगी। उधर चुनावी गलियारे में चर्चा है कि ममता बनर्जी अमित शाह की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ने के चलते टेंशन में है और ममता इन्हीं को यूपी बिहार से लाए हुए गुंडे कह रही है। पश्चिम बंगाल के अब तक के चुनाव में माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी इस बार खेला हुए पर जोर दे रही है। ममता का अपने खास एजेंडे को छोड़कर इस एजेंडे पर अपनाना बीजेपी के कारण ही हुआ है। दरअसल बीजेपी के मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रचंड आवेग है। ऐसे में ममता बनर्जी उसका काउंटर नहीं कर पा रही है। ममता ने लोगों से अपील की है कि वे 1 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले नंदीग्राम में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सावधान रहे। उन्होंने भगवा पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि उनकी अपने ही लोगों को मरवाने और इसे हमारी हरकत बताकर दंगे कराने की योजना है। हमें जानकारी मिली है, सावधान रहिए। बताते चले कि ममता दीदी इतनी डरी हैं कि बीते कई दिनों से वो राज्य के हॉट सीट बनी नंदीग्राम में ही हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार किया। सबसे बड़ी जंग नंदीग्राम में लड़ी जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा यहाँ की माताओं और बहनों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए किया है। नंदीग्राम के आंदोलन को सलामी देने के लिए मैंने सिंगूर की जगह इसे चुना। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि याद रखिए, अगर मैं एक बार नंदीग्राम में आ गई तो जाऊंगी नहीं। नंदीग्राम मेरी जगह है, मैं यहाँ रहूंगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से दफन कर देना है और उन्हें नंदीग्राम व बंगाल से बाहर फेंक देना है। बता दें कि ममता बनर्जी भाजपा नेताओं को लगातार बाहरी बताती रही हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल चुनाव के सह प्रभारी अमित मालवीय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 3 दिनों से नंदीग्राम से बाहर नहीं निकल पा रही है। उनका डर साफ दिखाई दे रहा है। वो इस चुनाव क्षेत्र को नहीं छोड़ पा रही है। दूसरी सीटों को वह पूरी तरह इग्नोर कर रही है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि वो हार रही है। भाजपा दूसरे चरण में भारी बहुमत हासिल करेगी।
पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग को सब मालूम है, इसलिए असम में चुनाव 2 चरण में होंगे, तमिलनाडु और केरल में 1 चरण में और ममता बनर्जी के बंगाल में। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यहाँ चुनाव 8 चरणों में हो रहा है। बुआ और भतीजे का यहाँ गुंडा राज चल रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अमित शाह ने कहा कि यहाँ पहुँचने के बाद मुझे एक दुखद समाचार मिला, जहां ममता बनर्जी रह रही हैं, वहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। शाह ने सवाल किया कि अगर एक महिला के साथ तब दुष्कर्म हो सकता है जब वह खुद उस इलाके में मौजूद है, तो महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ नंदीग्राम में कहा कि एक भाजपा कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां के साथ मारपीट की गई, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ममता दीदी महिला सुरक्षा की बात कह रही हैं। बंगाल के लोग उनकी हर फितरत से वाकिफ हैं। पूरा बंगाल चाहता है कि घुसपैठ न हो, पूरा बंगाल चाहता है कि सीए लागू न हो। जानकारी हो कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की प्रचार का शोर आज शाम 6:30 बजे थम गया। दूसरे चरण में कुल 171 उम्मीदवार मैदान में हैं। सूबे के 5 जिलों की 30 सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, जिसमें नंदीग्राम भी शामिल है, जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तो दूसरी तरफ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी हैं। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार का शोर दूसरे चरण के लिए अब थम चुका है, लेकिन हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। बंगाल में हिंसा का आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बंगाल में लगातार हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। चुनाव नजदीक आते ही आखिर पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं, बंगाल में बढ़ते हिंसाओं के पीछे आखिर किसका हाथ है, यह सबसे बड़ा सवाल आर्या न्यूज आज पूछ रहा है। लगातार क्यों हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में नेताओं पर हमले, चाहे टीएमसी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, लगातार ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि लगातार बढ़ती हिंसाओं का जिम्मेदार कौन और नेताओं पर आखिर पश्चिम बंगाल में ये हमले क्यों हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध का ग्राफ लगातार कुछ महीने की बात करें क्यों बढ़ता जा रहा है, बंगाल में बढ़ते हिंसाओं के पीछे आखिर किसका हाथ है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आर्या न्यूज आज पूछ रहा है। जवाब देना पड़ेगा, में इन्हीं सवालों की आज हम जवाब लेंगे। बढ़ते अपराध पर दीदी आखिर कब बोलेंगी, जुबान कब खोलेंगी आखिर, क्योंकि लगातार सिर्फ और सिर्फ आरोपों का दौर जारी है, लेकिन इसकी जवाबदेही आखिर कौन लेगा। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार, कांग्रेस के नेता दीप चंद्र राठौर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता हैं और सारिका जैन बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले मैं सारिका जी आपके पास आना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में सारिका जी कुछ देर में जुड़ेंगी मुझे बताया जा रहा है, लेकिन संजय चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चलता रहेगा या जवाबदेही भी बनेगी किसी की बढ़ती हिंसाओं पर? देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो है लगा कौन रहा है, पहले तो शुरुआत कौन कर रहा है ये आप खुद ही जानती हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि अभी चल रहा है चुनाव आयोग के हाथ में पूरी तरह कानून व्यवस्था पूरी तरह चुनाव आयोग के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये जवाबदेही तो चुनाव आयोग की है कि आखिर जो है ये हिंसा हो क्यों रहा है, करवा कौन रहा है, ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। क्योंकि अब तो हमारे हाथ में कुछ आचार संहिता लागू होने के बाद जो है सब कुछ कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के पास होता है, तो जवाबदेही भी चुनाव आयोग की होगी। तो ये ममता जी की नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के जबरदस्ती जो है इसको बीजेपी वर्सेस टीएमसी, बीजेपी वर्सेस टीएमसी वो इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी जबरदस्ती लाइमलाइट में आना चाहती है। सुनिए ना संजय जी, ये हम नहीं कह रहे हैं बीजेपी वर्सेस टीएमसी, हम कहीं नहीं रहे हैं। टीएमसी को बीजेपी किसी को कोई दिख नहीं रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि हिंसाएं बढ़ रही हैं, आप कह रहे हैं ईसी जवाब देगा। अरे भैया, ईसी पर भी तो भरोसा नहीं है, जा रहे हैं ना अपनी समस्याएं लेकर के, लेकिन इसी पर भी भरोसा नहीं है टीएमसी को। जवाब कौन देगा आखिर? जवाब तो सुन लेना। हाँ, जवाब सुन ले। 3 एमएलए वाली पार्टी अगर हमसे जबरदस्ती जो है, देखिए बड़ी पार्टी जो होती है, जो सरकार की पार्टी होती है, उसके साथ जब कोई छोटी पार्टी अपने आप को मैच करने लगता है, जबरदस्ती फोकस करते हैं, मेरा उनका मुकाबला, मेरा उनका मुकाबला, ये जबरदस्ती एक तरीके से अपने आप को हाईलाइट करने की भी कोशिश की जा रही है। और कोई बात नहीं है। अच्छा। ये अपने आप को दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए
चारों तरफ से करोड़ों करोड़ों रुपया बर्बाद करके हाँ। वहां पे लोगों को ला करके वहां पे इकट्ठा किया गया है। पिछले 2 महीने से बहुत सारे बाहरी लोग, लाखों बाहरी लोग आए हुए हैं वहां आप पे। कह रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने आज ही कहा है, उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद खून करके दोष जो है वो तृणमूल कांग्रेस पर मढ़ती जा रही है। ये ममता बनर्जी ने कहा, ये बीजेपी ने आकर के नहीं कहा है। आप कह रहे हैं बीजेपी वर्सेस टीएमसी मीडिया बना रही है, लेकिन ममता बनर्जी के भी तो लगातार बयान सामने आ रहे हैं ना। मीडिया का नाम नहीं दिया। हाँ। मैंने मीडिया का नाम नहीं दिया। मैंने कहा ये इसको बनाया जा रहा है, जबरदस्ती जो है इसको एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि 2 पार्टियां ही केवल है, कांग्रेस नहीं है, सीपीएम नहीं है। जिसने इसने किया है जा रहा है, सीपीएम कहाँ है कांग्रेस में? अच्छा, ये सुनाना है ना, कैसे यहाँ पे रहे, हर चीज जो है दिया जा रहा है। संजय जी से दोबारा संपर्क करिए, इनकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। संजय जी समझ नहीं पाएंगे दर्शक आपका कहना चाहते हैं, लेकिन सारिका जैन जुड़ चुकी है हमारे साथ। सारिका जी, तारीखों का ऐलान क्या हुआ? दूसरे चरण के लिए अभी वोटिंग होनी बाकी है 1 तारीख को, और ये हो रहा है नंदीग्राम में। खास करके अगर मैं बात करूं, लगातार हिंसा की घटनाएं लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही हैं। देखिए, हिंसा की घटनाएं तो पहले भी यहाँ होती आई हैं और अभी भी हो रही है। ममता दीदी जो राजनीति करती आई है वो हिंसा, खून, भ्रष्टाचार, इसी के ऊपर उनकी राजनीति का केंद्र रहा है और आज भी वही हो रहा है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है, अभी आई है, अशोक डिंडा जी जो कि एक प्रत्याशी है, उनके ऊपर अभी हमला हुआ है। तो इनकी तो ये राजनीति का एक एजेंडा है कि अपने गुंडों के द्वारा ये हमारे बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं को मरवाती है और इस तरह से हमले करवाती है कि जो प्रत्याशी है वो डर जाएं और डर के वो बैठ जाएं। तो ऐसी राजनीति करने के लिए ही तो इतना सारा प्रशासन लगा है। इन लोगों को तभी समझ में आएगा, तभी जो शासन है वो सुरक्षित रूप से चलेगा। अभी पीछे की घटना ले लो, जैसे हिंसा की बात हो रही है, एक माँ जो 82 वर्ष की माँ है उसको टीएमसी के गुंडे पीटते हैं और कल उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता दीदी इस तरह से माताओं और बेटियों पर अत्याचार होता है और एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, इस राजनीति को क्या करेंगे? तो सारिका जी माफ करिएगा, मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जैसा कि आपने भी बताया है कि बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई है। तो मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, खास करके पश्चिम बंगाल से। वहां पर हिंसा की घटना जो है वो सामने आई है। टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है अशोक डिंडा ने। ये ट्वीट किया है अशोक डिंडा ने, उन्होंने कहा, पूर्व क्रिकेटर भी हैं अशोक, और आपको बताते चले उन्होंने ये आरोप लगाया है खास करके टीएमसी पर कि 50 से ज्यादा टीएमसी समर्थकों ने अशोक डिंडा की गाड़ी पर हमला किया। उनकी गाड़ी के कांच जो थे वो टूट गया। हालांकि किसी अंदर कार में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई हताहत नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, चोटें नहीं आई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि आज हम अपने इस जवाब देना पड़ेगा खास कार्यक्रम में पूछ रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमला हुआ है पश्चिम बंगाल से। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सारिका जैन ने भी अभी ये कहा था कि अशोक डिंडा पर हमला हुआ है और टीएमसी पर बीजेपी अब इसका ठीकरा फोड़ रही है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के 50 से ज्यादा समर्थकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। संजय चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए। सारिका जैन ने भी अभी कहा कि आप लोगों ने ये किया है और अब 50 से ज्यादा समर्थकों ने आप पर आरोप है कि 50 से ज्यादा समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। सारिका जी की आवाज मैं सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि मैं ऑडियो में प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब देता हूँ। ये जो बड़ा अच्छा ये है कि कोई किसी पे हमला करते हो टीएमसी करती है। अभी जम्मू कश्मीर में हमला हुआ वो टीएमसी कराएगी, तमिलनाडु में हमला हुआ टीएमसी कराएगी, असम में हमला हुआ वो टीएमसी कराएगी। मतलब एक माहौल लग चुका है कि किसी भी तरीके से कोई भी हमला होगा वो टीएमसी कराएगी। मतलब आप लोग जो है, एक बंगला में कहावत है, जौते दोष नमदो दोष, जो कुछ भी होगा टीएमसी करेगी, सब कुछ टीएमसी करेगी। और इनके जो नेता हैं वो अगर ये कहते हैं एक महिला के लिए एक असभ्य बात बोलते हैं कि उनको बरमूडा पहनना चाहिए, एक मुख्यमंत्री है वो अगर ये कहते हैं कि महिलाओं को फटी चीज नहीं पहनता, मतलब जो है ये जो महिलाओं को अपमान करने वाली पार्टी है वो जो है सबका ठीकरा वही ले रखा है क्या? हम क्या पहने, हम क्या खाएं, हम क्या उड़े, ये सब कुछ वही बोलेंगे क्या? आइए आगे हमारे को बोला जाता है कि हम राम का नाम लें, हम इसका नाम, अरे क्यों भाई? जिम्मेदारी राजनीति करना चाहते हो, विकास के बारे में बात करो। विकास के बारे में बात नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था 2014 में जब इलेक्शन में लड़ करके आए थे, इन्होंने कहा था 2000 लोगों को नौकरी देंगे। कहाँ है 2 करोड़ लोगों की नौकरी?
कहाँ मिली? 7 साल में 14 करोड़ लोगों की नौकरी है। संजय चक्रवर्ती जी, मुद्दे से मेरे दर्शकों को मत भटकाइए प्लीज। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और आज जैसी घटनाएं सामने आई हैं उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्लीज नहीं, मुद्दे से मत भटकाइए। धनोज कुमार जी, मैं आपको बीच में लाना चाहती हूँ। अभी आपने बड़ी खबर सुनी, हमने अपने दर्शकों को दी है, और लगातार दूसरे चरण का भी मतदान होना है और हिंसा की घटनाएं पश्चिम बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रही। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। आपके सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पत्रकार तो प्रयास करती है, जहां नेताओं का नजर नहीं जाता पत्रकार का नजर जाता है। लगातार वर्षा बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, लगातार बारिश बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वह शख्स चट्टानों को भी तोड़ जाता है जो ठोकरों से लड़ना सीख जाता है। बात की जा रही है, अभी देखिए 2 ध्रुवीकरण अभी है। एक, मैं सुन रहा था दोनों पार्टी के नेताओं को, कुछ गलतियां होती है लेकिन हर किसी पार्टियों का अपना स्टैंड है। जैसे बीजेपी का स्टैंड है जय श्री राम बोलना, और टीएमसी का स्टैंड है जय श्री राम का खिलाफत करना, क्योंकि जो भी बंगाल में जय श्री राम बोलते हैं उनका जगह कहाँ है, ममता बनर्जी किस तरह से उनको डांटती धोपती है दादी माँ बन। गलत बात नहीं सर। नहीं संजय जी, एक मिनट, आपको सुन रहे थे, आपको समय मिलेगा संजय जी। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ये खिलाफत वाली शब्द बोला है। ठीक है ना संजय जी, आपको समय मिलेगा, अपने समय में बोलिएगा, बात तो पूरी होने दीजिए। पिछले 18 मिनट से धनोज जी सिर्फ सुन रहे थे आप दोनों प्रवक्ताओं को, प्लीज, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि बोलने दीजिए, क्या बोल रहा है, बोलने दीजिए, बोलिए संजय जी, बोल लीजिए आप। जी बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए सर, मैं आपको इतना टोकना चाहता था, कुछ नहीं कोई बात नहीं, मुझे पहले सुन लेंगे तो टोकेंगे ही नहीं आप। देखिए ममता बनर्जी भरी मंच पर जब नीचे से जनता बैठा होता, चाहे देखिए बात यहाँ नहीं है, जब एक नेता मंच पे हो, सम्मिलित मंच पर हो, सम्मिलित मतलब सरकारी मंच हो, और उस मंच पर प्रधानमंत्री हो, प्रोटोकॉल होता, प्रोटोकॉल मतलब सबको पता है प्रोटोकॉल और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या होता है। अगर नीचे बैठे मान लीजिए वो भाजपा की कार्यकर्ता हो, अगर उसने जय श्री राम बोल दिया तो एज ए मुख्यमंत्री वहां गई थी, उसको बिदकना नहीं चाहिए, उनको संयम बरतना चाहिए, एक भारतीय महिला का निशानी देना चाहिए। उन्होंने वहां से बिदक कर चली गई, तो ये भी क्या संकेत देता है, कौन जात पात कर रहा? जात पात तो सब कर रहे हैं, भाजपा जो है सीधे नहीं तो इनडायरेक्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कहते जय श्री राम। ठीक है, कोर्ट के द्वारा मंदिर बन गए, माइलेज किनको मिला? भाजपा को। अब योगी जी वहां जाके भाषण दे रहे हैं, किसको माइलेज मिल रहा है हिंदुत्व का? भाजपा को। आज शुभेंदु अधिकारी इनके सिपा सलाहकार थे, सेनापति थे, आज वो जय श्री राम का नारा बोल रहे हैं और ममता बनर्जी वहां जय श्री राम का विरोध कर रही है, तो माइलेज किसको मिल रहा है? टीएमसी को थोड़ा मिल रहा है। देखिए मेरा कहना ये मतलब है कि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल तक मुख्यमंत्री बनकर रही हैं, और आप जो अभी जिस तरह से व्हील चेयर पर चलकर घूम रही है, अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है, अभी मैं सुन रहा था, देख रहा था, उन्होंने कहा 1 अप्रैल को मतदान देना कूल, मैंने ठंडे दिमाग से मतदान देना। यही ठंडाई अगर अपने कार्यकर्ताओं को 10 साल पहले पिलाती ममता बनर्जी, तो आज बंगाल बहुत सुंदर बंगाल होता। इतना सुंदर बंगाल होता कि आज बीजेपी के 3 सीट वाले इनके दांत में ठोकर नहीं मारता, इनके दांत तोड़ने की बात नहीं करता। तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। अब आज ये बीजेपी भी क्या किया, जो बीजेपी बात करती थी संयमता की, सुगमता की, विकास की, धारा प्रवाह बोलने वाली बीजेपी, जिनके प्रवक्ता, जिनके नेता विजय कैलाश वर्गीय जो वहां पर डेरा जमाए थे, तमाम नेता बात करती थी, लेकिन उन्होंने देखिए क्या किया, टीएमसी के सारे नेता को ले आए, सारे नेता को लाकर, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे सकते थे? आप बीजेपी अगर सरकार बनाने का ख्वाब देख ही रहे थे तो आप तमाम कार्यकर्ता को देते, जो जमीनी कार्यकर्ता, जो 160 आप कह रहे कि 160 कार्यकर्ता की मौत हो गई, उनके परिवार से आप टिकट देते। 160 कार्यकर्ता को अगर मार दिया गया तो उन्हीं के बहू बेटी भाई बहन को आप टिकट देकर दिखाते कि देखो जिनको आपने न्याय नहीं दिया उनको हम न्याय देने के लिए टिकट दिए। सारिका जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। सारिका जी जवाब दीजिए। देखिए जो टीएमसी की विचारधारा है उससे वो लोग नहीं प्रभावित हो रहे थे, 10 साल से उन लोगों के साथ काम किया। नहीं, सवाल वो नहीं है। आप अगर ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा कि धनोज जी भी पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो जिन कार्यकर्ताओं की आपकी मौत हुई है तो उनके प्रति सहानुभूति दिखाते, उन्हें टिकट देते थे जाकर के, शायद सहानुभूति की वजह से टिकट, ये तो राजनीति है, बढ़ जाते हैं। एक भी नाम बता दीजिए ना, मैं तो लिस्ट लेके बैठा हूं। बिल्कुल सारिका जी बता रही है ना, जवाब दे रही है, दीजिए। देखिए देखना पड़ता है कि किस एरिया से किसको टिकट जाए, ऐसा नहीं होता कि कमाल बात है। इसका मतलब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति सोचती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आरोप लगाती है अपने टीएमसी पर कि टीएमसी जो है वो मेरे कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है।
देखिए सारे सिर्फ समीकरण आरोप। देखकर ही टिकट दिया जाता है। हाँ। ऐसे नहीं दिया जाता, कहाँ से क्या चीज हो रही, क्या प्लस है क्या माइनस है, उस हिसाब से टिकट दिया जाता है। और बीजेपी ऐसी पार्टी है कि अपने नीचे से नीचे कार्यकर्ता को भी टिकट देने में कभी भी नहीं सोचती है। अच्छा। चाहे वो कोई भी राज्य हो, सबसे नीचे तबके वाले को अंत्योदय की बात करती है बीजेपी पार्टी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है वो किसी को भी टिकट दे देती है, चाहे वो पीछे का कार्यकर्ता हो, चाहे नाम वो सबसे बताइए आगे की किसको पंक्ति में दिया? खड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, क्यों नाम ना हो। बताइए ना, इनको सारिका भी जैन जी, आप- नाम मतलब बताइए। इनको- ऐसे मैं नाम नहीं सुनिए, बता- नाम माफी बताइए। चाहता हूँ, बहुत सारे- बीच में बोल बहुत रहा है, इनको सारे 160 ऐसे लोग मरे बोलिए, मतलब बोलिए, नहीं होगा। कार्यकर्ताओं को मैं पूरे बीजेपी परिवार ने का टिकट लिस्ट दी लेके है। बैठा हूँ। एक अभी क्या मनरेगा एक में भी काम परिवार कर के रही आदमी महिला को बीजेपी ने बंगाल से टिकट दिया? दी गई है। एक तो वो बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। बिल्कुल। नहीं, आज अमित शाह जी रोड शो कर रहे थे, तो क्या उनको एक भी पीड़ित परिवार के सदस्य को अपने गाड़ी पर क्यों नहीं बिठाए? वो क्यों नहीं बोले कि देखो इसी परिवार के लोग जो है हमारे पार्टी का काम करते करते शहादत हुआ, टीएमसी ने मारा। देखिए हमारी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, हम खुद पार्टी के कार्यकर्ता है और हम इस चीज को देखते हैं सारिका कि जी, किस तरह आप से- मुझे किस एक नाम तरह से- बताइए। अगर आप ये आरोप लगा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसाएं लगातार बढ़ रही हैं, आपके कार्यकर्ताओं की टीएमसी ने हत्या की है, आप एक नाम बताइए कि उनमें से किसी के भी कार्यकर्ता जिनकी हत्या हुई है, किसी भी परिवार के सदस्य को क्या टिकट दिया गया? देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला है कि पूरी समीकरण देखनी पड़ती है, किस तरह से उसको टिकट दी जाए, किस तरह से क्या एक परिवार, आपके देखिए, कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवा दी, आपके कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवा दी। अगर मैं आपकी बात को मानूं और आप समीकरण देख रहे हैं चुनावी कि देना नहीं, भी मैं और चुनावी नहीं देना समीकरण है, की बात नहीं कर रही आरोप हूँ। सिर्फ मैं लगाना कह रही थी जानते हैं। हमारी संजय पार्टी चक्रवर्ती जी एक जवाब ऐसी दीजिए। पार्टी है ठीक है, जो संजय अंत्योदय चक्रवर्ती जी जो जवाब अंत्योदय दीजिए। के बात पे आप चलती रहने है। दीजिए, आप समीकरण देखिए। सारिका जी आप समीकरण देखिए। देखिए। संजय चक्रवर्ती, ये प्रूफ हो गया, आज ये प्रूफ हो गया ना कि इन्होंने कोई टीएमसी का कार्यकर्ताओं ने किसी बीजेपी कार्यकर्ता को मारा ही नहीं। ये बात प्रूफ हो गई। कोई रोड एक्सीडेंट से मरा है, कोई सुसाइड करके मर गया, कोई किसी तरीके से मरा है, इसको टीएमसी का कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता बता करके उसकी सहानुभूति लेने की कोशिश की गई है। ये बात पत्रकार महोदय ने बहुत ही सही बात कही। सारिका जी सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी आपकी बातों का। कि आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा ये उठाया है कि यहाँ पे एक भी कार्यकर्ता मारा नहीं गया, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया। मैं ये केवल जुमलेबाज पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ जुमला छोड़ती है और कुछ नहीं करती है। एक भी कार्यकर्ता इनका मारा नहीं गया। ठीक है। 10 साल तक ममता दीदी ने क्या और किया वहाँ पर? इनके पास टिकट लगने के लिए इतना टोटा पड़ा हुआ है कि इनको सांसद तक उतारना पड़ गया। अपने चार देखिए, 10 सांसद साल उतारे से हुए हैं। टीएमसी और पार्टी चार हमेशा खेल सांसद, खेल मैं रही है। हर बार हर क्वेश्चन लोगों को पूछता डरा हूँ, मैडम से धमकाकर वो पूछिएगा वोट बैंक की कि अगर ये राजनीति चार करती आई है। सांसद अगर विधायक चलिए, बन आप गए, पूछ लीजिए वैसे संजय जी बनेंगे से। नहीं, ममता लेकिन बनर्जी अगर भूख बन हड़ताल जाते पर हैं, लेटी थी तो सिंगूर उसके और बाद नंदीग्राम के इलेक्शन विकास के होगा, लिए। बाइपोल इलेक्शन आज होगा। नंदीग्राम में अगर रात को बीमार हो जाए तो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्सेज नहीं मिलते। इनसे भी लगे हाँ पूछ लीजिए। पत्रकार महोदय तो सबके लिए अच्छा बात बोलते हैं, लेकिन नेता लोग सब बात सही समझ ले तब ना। ऐसे डर डर के श्री राम के नारों से डरना नहीं पड़ता। ठीक है, आप जय श्री राम से इधर हटिए, वहां पर भी राजनीति है। सारिका जैन जी, दीपचंद्र राठौर, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है खास करके पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल राठौर पहली साहब। बात तो भारत आज विश्व का सबसे जीवंत लोकतंत्र है, लेकिन टीएमसी और भाजपा मतलब राजनीति करके एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। आप जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ देख लो, बिहार में 4 दिन पहले ही संसद में बीजेपी के द्वारा लोगों को पीटा गया, महिलाओं के साथ विधानसभा में छेड़छाड़ हुई। आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। और उसके लिए जांच बीजेपी का सरकार आदेश ने दे कहीं दिया नहीं गया कुछ बोला। और इसी तरह आज ये सातुन ठाकुर हैं जो मोदी जी के साथ घूम रहे हैं, वो नहीं तो कोई सरकारी अधिकारी हैं। मोदी जी उनको लेके जा रहे हैं हर जगह। तो चुनाव आयोग अभी तक उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहूँगा और संजय जी से कि वो किस पद के द्वारा सरकारी खर्चे से वेट कर रहे हैं। संजय जी टीएमसी से है। संजय जी टीएमसी से है, सारिका जैन जी है बीजेपी की प्रवक्ता। और लेकिन मेरा आपका भी देखिए, कांग्रेस का फितरत देखिए पल्लवी जी, इनकी लड़ाई टीएमसी से थोड़े है। हाँ बिल्कुल, ये बीजेपी मौन से समर्थन दे रहे हैं टीएमसी को। नहीं इनकी लड़ाई सुनिए, बीजेपी को 3 सीट है, बीजेपी तो हसीन सपने देख रहे हैं। तो आपको याद होगा। नहीं सर, हम तो राजनीतिक, बिल्कुल हम विपक्ष में खड़े हैं बिल्कुल। आप टीएमसी को बोलिए ना, धनुष जी टीएमसी को बोले ना। आपकी भी लड़ाई देखिए। अरे केंद्र का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का है। विधानसभा में ममता बनर्जी है, थोड़ा उससे भी प्यार मोहब्बत कर लीजिए आप। बिल्कुल प्यार डायरेक्ट कर लीजिए।
धनुष जी, आपको याद होगा इससे पहले भी हमने जब पश्चिम बंगाल पर चर्चा की थी तो वहां पर भी कांग्रेस की तरफ से देखा गया था और आपने यही कहा था कि मौन समर्थन वहां पर टीएमसी को देने जा रही है अप्रत्यक्ष रूप से। जी नहीं जा रही है, और वैसे इस तस्वीरें पश्चिम बंगाल में, राठौर साहब, पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से एक भी बयान सामने नहीं आया, एक भी बयान सामने नहीं आया। जिस तरीके से हिंसा लगातार भाजपा वाले करवा रहे हैं, जहाँ कांग्रेस का कहीं भी देख लो आप, कोई भी हिंसा के लिए उसमें भागीदारी नहीं होगी। हाँ, जवाब देना पड़ेगा ना। शो का ना हमारा यही पूछ रहे हैं कि जवाब देना पड़ेगा, जवाब दीजिए। क्यों कांग्रेस नजर नहीं आ रही है? क्यों पश्चिम बंगाल के रण में आपको मैं बताना चाहूंगा, जहाँ बीजेपी के साथ गुंडे, उनके अपराधी उनके साथ चल रहे हैं, पर कांग्रेस की तरफ से एक भी बयान क्यों नहीं सामने आया? चाहे मैं राहुल गांधी की बात करूं, प्रियंका गांधी की बात करूं, मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार के साथ उनके गुंडे, उनकी अपराधी उनके साथ चल रहे हैं और ये रैलियों के अंदर दंगा फसाद कर रहे हैं और जिसका फायदा ये खुद अपनी सहानुभूति लेना चाहते हैं टीएमसी से। हाँ, कौन लेना चाहता है? बीजेपी सरकार लेना चाहती है। तो अभी भी टीएमसी गलत नहीं है आपकी नजरों में? नहीं, अभी भी बीजेपी से फायदा लेना चाहती है, अभी भी आप अप्रत्यक्ष रूप से टीएमसी का साथ दे रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से है ना, ये मौन समर्थन है क्या? मुझे बहुत अच्छे से याद है जब दिल्ली के चुनाव थे धनोज जी, तो वहां पर जब वोटिंग वगैरह हो गई और उसके बाद जब मैं ऐसी ही चर्चा में बैठी हुई थी तो मैं सवाल कर रही थी, तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं आम आदमी पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो चुनाव में जीत चुके हैं, बाकी बीजेपी को झेलना ही था। अपने स्टैंड के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि शून्य क्यों हो गए जी पल्लवी। वही कुछ नजर आ रहा है। कांग्रेस की फितरत क्या है, बीजेपी के हार में इसको अपनी जीत से ज्यादा खुशी महसूस होता है। बीजेपी जहां जहां हारती है वहां कांग्रेस मिठाई बांटती है। हाँ। उनकी लड़ाई टीएमसी से नहीं है, टीएमसी 10 साल से वहां पर। हाँ। टीएमसी से इनकी लड़ाई ही नहीं है। हाँ। ये तो कांग्रेस वाले कह ही रहे हैं कि मेरी लड़ाई तो मोदी से है, मेरी लड़ाई भाजपा से है, जब ये विडंबना है वहां पर सरकार कौन चला रहा है? टीएमसी। यही ताजुब की बात है। देखिए क्या होता है, अच्छी मुंह, अच्छी शक्लें, अच्छी बातें सबको पता चलता है, लेकिन जब आप बात करते टीएमसी वहां पर सरकार में, आप या तो कह दो कि हम चुनाव या नहीं लड़ेंगे, हो गया। टीएमसी तो ऐसे आपको मिठाई खिला रही है। टीएमसी तो कह रही है कि मैं 10 जनपद मिठाई भेज रहा हूँ, टोकरा रसगुल्ला। वो तो कह रहे दादा रसगुल्ला भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब देखिए दुर्भाग्य है कि जब यहाँ पर दो बातें मैं कहना चाहूंगा। देखिए टीएमसी और बीजेपी में टक्कर है, टीएमसी के 211 सीटें और 3 सीटें बीजेपी के। दुर्भाग्य देखिए, जो विरोधी सबसे बड़ा था लेफ्ट का, आज लेफ्ट भी अपने बोरिया बिस्तर समेट कर कांग्रेस के साथ और ममता बनर्जी के ही एक खासम खास मौलाना जी के साथ ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हम 294 के 294 सीट जीत रहे हैं। हम जैसे पत्रकार भी कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब इतनी लड़ाई, देखिए सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, मैं ये देखता हूं तो मुझे ताजुब होता है कि टीएमसी से लड़ाई सिर्फ बीजेपी लड़ रही है, बाकी सब बीजेपी से लड़ रही है। टीएमसी से सिर्फ बीजेपी लड़ रही है बंगाल में, बाकी सारे दल जो है बीजेपी से लड़ रहे हैं। एक बार फिर से वैसी तस्वीरें ना देखनी पड़े धनोज जी, हाथ खड़े किए सारा विपक्ष, वो तो दिखाई दे रहा है। उसको तो कहा झालर वाली, बिना फ्यूज के बल वाली झालर जो होते हैं। हाँ। और अभी इन्होंने जो उठाया आवाज, देखिए क्या होता है। बात हो रही है अभी बंगाल की। बंगाल में हिंसा है, हिंसा है, लेकिन हिंसा को परिभाषित करने में टीएमसी भी गलत और बीजेपी भी गलत है। मैंने बीजेपी को क्या कहा कि आपने पीड़ित परिवार के लोगों को सम्मान देने के लिए क्यों नहीं टिकट दे दिया। और टीएमसी भी, अगर बीजेपी ने आवाज उठाया, जैसे अभी इसी में इन्होंने आवाज उठाया ना, शुभेंदु अधिकारी 1 अप्रैल को चुनाव है, इन्होंने जाके कहा है कि शुभेंदु अधिकारी अपराधियों को शरण दे रहा है कि ताकि वो 1 तारीख को हिंसा फैला सके। तो ये भी तो एक माइलेज है, फुटेज है, ये भी तो बढ़त है, ये भी तो बदनाम कर रहे हैं। अरे आपका चेला है, दीदी का भाई है दादा, अरे दीदी का भाई है, भवानीपुर से लड़ लेती हो, इनको लड़ लेने देता यहाँ से, यहाँ नंदीग्राम से। आप जो है वहाँ छोड़ के यहाँ आ गए, तो भवानीपुर के जनता को क्या आप जवाब देंगे? तो कहीं ना कहीं तो टीएमसी गलती कर रही है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले दीपचंद्र राठौर जी, जैसा कि धनोज जी ने भी कहा, पश्चिम बंगाल में सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी, टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, कांग्रेस कहाँ है? मैडम कांग्रेस अपनी जगह सही है, इलेक्शन फाइट मतलब टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है। हाँ ठीक है, ओके। अभी भी टीएमसी से आपकी टक्कर नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है, अभी भी टीएमसी से टक्कर नहीं है। संजय चक्रवर्ती जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। संजय जी बहुत खुश हो गए, आप जवाब दीजिए। 3 महीने का सबसे बड़ा मजाक है। अच्छा नहीं,
आपको भी यही कुछ लग रहा है कि सबसे बड़ी टक्कर बीजेपी है आपके लिए, कांग्रेस कुछ नहीं है? जवाब दीजिए संजय जी। जी हमारी तो टक्कर किसी से नहीं है। हमारी टक्कर किसी से भी नहीं है। 294 सीटों पे ममता बनर्जी लड़ रही है। हाँ। ठीक है ना। अगर ये चुनाव आपकी टक्कर किसी से नहीं है। ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी पैसा दे तो रख लेना, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देना। डर है क्या? डर किसी चीज का नहीं है। हाँ। किसी चीज का डर नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ये सिर्फ इस वजह से खड़ी हुई कि वो जो उन्होंने चैलेंज किया था कि 50,000 वोट। शुभेंदु अधिकारी का मैंने जिक्र ही नहीं किया। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि टीएमसी को इस बार शुभेंदु अधिकारी और नंदीग्राम के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा? ये बताइए संजय जी। मेरा सवाल ये था, ममता बनर्जी के इस बयान को जरा सा विश्लेषित कर दीजिए। पल्लवी जी, मेरा एक सवाल है संजय भाई से कि खेला होवे का परिभाषा क्या है? उनकी ये खेला होवे का डिफिनेशन दे दे। हाँ। टीएमसी के जो सुप्रीमो का है खेला होवे, तो इसका डिफिनेशन क्या, परिभाषा क्या है? आज देश जानना चाह रहा, मुझे जैसा पत्रकार भी जानना चाह रहा है। जवाब भी दे दीजिए। ये खेला होवे क्या है? धनोज जी के सवाल का, और इसके साथ साथ पैसा दे तो रख लेना, वोट नहीं देना। तो जिस तरीके से बीजेपी जो गेम खेल रही ना पब्लिक के साथ और लोगों के साथ, जिनके पास कुछ नहीं है कि इतना ज्यादा पब्लिक का पैसा बर्बाद करके लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ पिछले 7 साल से खेल रही है। उसी ने कहा कि खेला होगा कि इस बार फिर से हम जीतेंगे, फिर से जीतेंगे, बोल जीत वो हम लोग जीतेंगे फिर से। हाँ, असली परिवर्तन जो होगा वो होगा 2024 में होगा। ममता दीदी ने दिखा दिया। आपको 3 सीट वाले से इतना डर क्यों लग गया? 3 सीट वाले से 211 सीट वाले डर क्यों रहा? छोटी पार्टी है, 3 सीट वाली पार्टी है। 3 सीट वाली 3 सीट विधायक, 3 विधायक से 211 वाला विधायक को डर क्यों लग रहा भाई? संजय जी, आपने 2014 में भी यही कहा था कि केवल विकास होगा, लेकिन डर है बीजेपी वाले अपने सारे मुख्यमंत्री को, सारे केंद्रीय मंत्री को 20-20, 25-25 बीजेपी वाले कभी नहीं करते। ठीक है। 1 मिनट संजय चक्रवर्ती जी जवाब ले लेते। बीजेपी, सारिका जैन, डर लग रहा है क्या आप लोगों को? संजय चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि हमें डर नहीं लग रहा है, बीजेपी डर रही है। यही वजह है कि सारे स्टार प्रचारकों की श्रेणी में दिग्गज नेताओं को शामिल कर दिया, सब पश्चिम बंगाल के रण में नजर आ रहे हैं। देखिए, हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि हम तो विकास की राजनीति पर चलते हैं। हम गुंडा राज वाली राजनीति पर चलते ही नहीं है, क्योंकि हम शुरू से ऐसी रूपरेखा बनाते हैं कि कुछ ना कुछ हमारा योजनाएं चलती रहती है और हमारी जो विचारधारा है वो इस तरह की विचारधारा है कि लास्ट में अंतिम व्यक्ति को भी उसका लाभ मिले। हम लोग गुंडा राज की राजनीति नहीं करते। जैसे ममता दीदी अगर दिल से काम किया होता आज बंगाल में, तो ममता दीदी को आज डरना नहीं पड़ता। जैसे मेरे कांग्रेस के भाई क्या नाम है, दीप चंद्र जी आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। अरे संजय जी आपके पास आ रहे हैं, बात करने दीजिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं शांत रही ना, मैं शांत रही काफी देर तक। अब मेरी बात सुन लीजिए। जैसे दीप चंद्र जी ने बोला कि जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी की, तो मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि कांग्रेस को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई चाह ही नहीं रहा है कि कांग्रेस कहीं का नाम ही नहीं है। पूछ लेते, है वो टीएमसी आप और बीजेपी पूछ लेते बेचारे को। धनुज जी नहीं, इनसे सीरियस क्वेश्चन पूछ रहे मजाक में। 2014 में बीजेपी झूठ बोलकर ही सत्ता में आई। आज ममता दीदी टन के वोट मांग रही होती लोगों से, लेकिन ममता दीदी तो आज नंदीग्राम में अटकी हुई हैं, सिर्फ वहीं की वोट पर राजनीति कर रही हैं। अगर उन्होंने विकास किया होता, बहुत सारी योजनाएं वो हमें बताती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने परिवारवाद वाली राजनीति की है, उन्होंने भाई भतीजावाद वाली राजनीति की है। अगर वो देश की जनता के लिए, भलाई के लिए काम करती, तो उन्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता कि लोग उन्हें नकार देते। ठीक है धनुज जी, नंदीग्राम जीतना, 1 मिनट संजय जी जवाब दीजिएगा आप। धनुज जी, नंदीग्राम जीतना क्या इस बार ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि पश्चिम बंगाल ही जीत लिया हो? देखिए, जिक्र जो हॉट सीट बनी हुई है नंदीग्राम, और हिंसा की घटनाएं भी लगातार वहां से आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे। मैं चाहूंगा सभी साथी सुने। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने एक बात कहा है कि अगर मैं ममता दीदी को 50,000 वोटों से नहीं हराऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बिल्कुल। आज ये बयान बहुत भारी बयान है, लेकिन दीदी ने ये नहीं कहा कि मैं हार जाऊंगी तो मैं भी राजनीति से संन्यास। दीदी ने कुछ नहीं कहा। दीदी के लोगों ने कहा कि हम 1 लाख वोटों से हराएंगे, जबकि यह देखा जा रहा है, देखने वाली बात भी है ये कि उनको, मेरे जैसे पत्रकार थोड़ा चिंतित है कि वो भवानीपुर से भी लड़ती, क्योंकि ये राजनीति में देखा जाता है कि जो मुख्यमंत्री चेहरा होता है 1-2 जगह से लड़ लेते हैं। ये हमारे राजनीति परिवेश में व्यवस्था है, हुआ भी है। हाँ है, व्यवस्था है। लेकिन ममता बनर्जी मुझे लगता है उनके ट्रैप में फंस गया, क्योंकि ये बात सत्य है, 10 साल से वहां पर है वो, उनका पूरा खानदान। अभी जैसे मैंने उनके पिताजी का बयान, अभी शिशिर अधिकारी का बयान मैं सुन रहा था
कि ये जो प्रशांत किशोर इनके घर पर गए 3 घंटे ठहरे और इनको टीएमसी के तरफ से डिप्टी सीएम का ऑफर किया गया था, उस पर टीएमसी वाले ने कुछ नहीं बोला। इसके बयानों में कहीं न कहीं सच्चाई है। दूसरी बात, मैं भी कभी सोचता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि ममता दीदी जो है, देखिए ये बयान भारी है। शुभेंदु अधिकारी बार बार यही बात को कह रहा है कि अगर मैं हार गया तो मैं राजनीतिक संस्कार वो ले लूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। तो उनके जो कार्यकर्ता है, क्योंकि देखिए विधायक का कार्यकर्ता तो होता ही होता है, टीएमसी का कार्यकर्ता तो अलग बात है, जो विधायक का कार्यकर्ता है क्योंकि वर्तमान का विधायक है, और टीएमसी की लड़ाई जो बीजेपी से है, ना कि शुभेंदु अधिकारी से। थोड़ा सा यहाँ ममता बनर्जी को भी समझना चाहिए, पूरे टीएमसी को समझना चाहिए। और इनके जो ड्रेक ब्रायन जी जो है, जो मैं पूरा नाम भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लूँ, नाम भी थोड़ा अजीब है हमारे लिए, तो वो भी सलाह नहीं दिया इनको, ममता बनर्जी को। मैं कभी सोचता इन बात को कि ट्रैप में फंस गया। अगर मान लीजिए 1% जो बात 10 साल के विधायक कह रहे हैं, जो जोश में वो थे, जिस तरह से वो नॉमिनेशन के दिन बोल रहा था, उन्होंने मीडिया को साफ कहा कि अभी हम कोई जवाब नहीं देंगे। वो संयम के साथ चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी को देखना पड़ेगा, फूक फूक के कदम रख रहा, लेकिन हमेशा दीदी आवेश में आकर आज भी जो कोई बयान दिया, कल भी जो बयान दिया, उसके बयान को देखिए। जैसे पत्रकार अगर इस बात को थोड़ा सा विश्लेषण करने के लिए बैठता है तो संभल कर बैठता है कि दीदी ने इस पर कोई दावा नहीं की कि अगर मैं हार गई तो मैं भी संन्यास ले लूंगा। तो ये कहीं ना कहीं इस पक्ष को मजबूत कर रहा है शुभेंदु अधिकारी कि अगर मैं नहीं, उनके ताकत में दिख रहा है, जोश उमंग तरंग भी दिख रहा है। उन्होंने साफ कहा, अपने शब्दों पर वो कायम है कि अगर मैं हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो उसके परिप्रेक्ष्य में टीएमसी कोई ठोस बयान नहीं दिया। ठीक है, संजय जी जवाब। जी, पहली बात तो ये है कि शुभेंदु अधिकारी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, और हमें इमोशनल कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है, देखिए मुझे हंसी आ रही है, आप ऐसे बोलेंगे तो हंसी आ जाएगी। दीदी खेल इमोशनल कार्ड की जरूरत, इमोशनल कार्ड टीएमसी नहीं खेल रही है, कैसी बात कर रहे हैं? सामने आ गए कि पैर में चोट नहीं लगी थी, अपने आप ही हमला किया गया। आपको समय मिलेगा सारिका जी, संजय जी की बात पूरी होने दीजिए। संजय जी, इमोशनल कार्ड टीएमसी हमने पहले ही बोला कि हम कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेलते। हमारा जो है स्टेट फॉरवर्ड है, ये राजनीति है, राजनीति में इमोशन की कोई जगह नहीं होती है। यहाँ वर्किंग पे काम होता है और हमने वर्क करके दिखाया है। और यही बता दूं, 2011 हो, 2016 हो, 2019 हो, हमने हर चुनाव को जीता है। और 2021 का भी चुनाव हेलो तक तबियत ठीक नहीं, उनकी पट्टी नहीं देखते हैं। किसी कार्टून सुनिए पल्लवी जी, आप भी बचपन में कार्टून देखे होंगे, किसी कार्टून में संजय चक्रवर्ती जी तक आवाज ही नहीं जा रही है। किसी कार्टून आवाज आ रही है अब तक संजय जी? पल्लवी, किसी कार्टून आपने देखा होगा ना, उसमें लंबी पट्टी, आवाज नहीं पड़ रही है, लंबी पट्टी चोट पांव में लगी है, और पट्टी जो है ना पैर से भी बाहर जा रहा, लंबी पट्टी। ये विक्टिम कार्ड नहीं तो क्या है? ये पट्टी इनसे पूछिए उतरेगी या नहीं उतरेगी? संजय चक्रवर्ती जी, आवाज आ रही है अब तक? हेलो, संजय चक्रवर्ती जी को दोबारा कांटेक्ट किया जाए। शब्दों का प्रयोग ना करें। संजय चक्रवर्ती जी से दोबारा कांटेक्ट किया जाए। संजय चक्रवर्ती जी, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो तो वो दिखाई नहीं दे रहा दुनिया को। तब तक सारिका जी से जवाब ले लेते हैं। सारिका जी, विक्टिम कार्ड तो खेल ही नहीं रही है टीएमसी, कहना था संजय चक्रवर्ती जी का। जुड़ेंगे तो पूछ लेंगे ममता बनर्जी की तबीयत कैसी है। इमोशनली जो करती है ना, जनता को ब्लैकमेल किया जाता है, वो ममता दीदी ने शुरू किया है। एक खंबे से टक्कर हुई, उसकी पूरी जांच भी, उससे पता चला कि उन्होंने खुद से अपने आप को चोट लगवाई, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि मैं व्हील चेयर पर बैठकर ये इलेक्शन लड़ूंगी। तो क्या करना चाहती है? लोगों की सिंपैथी लेना चाहती है। इस तरह से राजनीति नहीं होती। जब वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही है तो वो पूरे राज्य को क्या संभालेगी? लोगों को ये संदेश दे रही है, उनको नहीं पता कि उन्होंने नेगेटिव तरीके से चेयर पे, जो व्हील चेयर पे उन्होंने अपना प्रचार का तरीका निकाला, वो उनके लिए नेगेटिव जा रहा है। अगर वो खड़ी होके अपने आप से, अपने सक्षम तरीके से लड़की तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है और लोगों से सिंपैथी जताकर वो वोट लेना चाहती है, वो वोट की बैंक की राजनीति करना चाहती है। तो इस तरह से कोई फायदा नहीं है। दंगा, हिंसा और इस तरह इमोशनल कार्ड खेलकर वो लोगों को सिंपैथी पाना चाहती है। तो ये मैं नहीं समझती कि राजनीति का तरीका। ठीक है संजय जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? हेलो, हाँ आवाज पहुंच रही है अब तक? आवाज आपकी आ रही है, लेकिन मुझे आवाज मेरी रिटर्न आ रही है, डबल आ रही है। जी बोलिए आप। अभी भी वही समस्या है? दोबारा कांटेक्ट करिए संजय जी से। ठीक है, दीपचंद राठौर जी, आप भी कुछ कहना चाहते थे? हाँ, जैसे मेरे भाई वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि ममता जी व्हील चेयर पे अपना पूरा इलेक्शन इसी पे बात रखिए ना, आप कांग्रेस की बात रखिए ना, बात बता रहा हूँ। छोड़ दीजिए, टीएमसी सक्षम है,
अरे आपको वो टीएमसी के जो प्रवक्ता बैठे उन्होंने भी कहा हाँ। वो सक्षम है। या तो सुनिए क्या होता, देखिए हमने क्या मैं कहा, बता रहा हूं छोड़िए, सर। नहीं आप मुझे यह बताइए ना कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस बिल्कुल जवाब दे रहे हैं वो धनुष जी, दीजिए मैं तो जवाब। सुनने को राठौर तैयार हूं, मैं साहब, तो राठौर साहब लिखूंगा, जवाब बोलूंगा। दीजिए। कांग्रेस सर विपक्ष में खड़ी है। आप कहाँ है, कौन कौन वो तो जगह सर है, आपको कहाँ इलेक्शन है? के बाद तो पता लग विपक्ष जाएगा। में सुनिए ना, विपक्ष में खड़े होना और विपक्ष में ही रह जाना, राठौर साहब ये दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। अभी विपक्ष में है तो आगे भी विपक्ष में ही रहने का इरादा है या फिर सत्ता में भी आएंगे? आप आने वाला समय आपको बताएगा कि कांग्रेस किस तरह उभरेगी। हाँ, तो अभी मतलब इसका मतलब आप कह रहे हैं, मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि कांग्रेस जो आईसीयू में चली गई थी अब उभर के बाहर आएगी। आईसीयू में की आप देखो ना, अब इलेक्शन में आपको कांग्रेस इसमें अच्छी अपनी बढ़त दिखाएगी आपको। हाँ और जो मेरे भाई संजय जी कह रहे हैं हाँ, कि हमारा बीजेपी और टीएमसी, देखिए पश्चिम बंगाल के रण में ना कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही। एक भी बयान, एक भी अगर मैं कहूं कि मुखर चेहरा कांग्रेस का सामने निकल के आया हो तो ऐसा अभी तक सामने नहीं हुआ है। ऐसा एक भी बयान सामने नहीं आया। आप मुझे याद दिला दीजिए, मुझे लग रहा हो सकता है मेरी नजरों से ये खबर रह गई हो। याद दिला दीजिए राठौर साहब। पलवीर जी आने वाला समय बताएगा। समय बताएगा। धनुष जी मैं आपको बीच में लाना चाहूंगी। संजय जी बस आ रही हूं आपके पास। धनुष जी क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी टीएमसी है, नंदीग्राम है, शुभेंदु अधिकारी है, ममता बनर्जी है, लेकिन कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी और वो लगातार शून्य पे सिमटती क्या गई, उभर के बाहर ही नहीं आ पाई। इतनी बड़े बड़े घटनाएं सामने आ रही हैं लेकिन एक भी दिग्गज नेता का बयान सामने नहीं आया। देखिए मैं राठौर जी की बात को ही आगे बढ़ा देता हूं कि मोहन ये थोड़ा मुख्य दर्शक बन के देख रहा है, क्योंकि अभी पहले चरण का चुनाव हो गया तो पहले चरण के चुनाव में तो कुछ दिखाई नहीं दिया। दूसरे चरण की भी 1-2 दिन बाद चुनाव 1 अप्रैल को। तो कांग्रेस में पहले भी कहा कांग्रेस नमक की काम कर रही है, स्वादिष्ट बनाने का काम कर रही है बयानबाजी का, लेकिन इनके जो दिग्गज नेता हैं वो जिस तरह से देखे जाते बयान में, मैं राहुल गांधी की बात कर लूं, प्रियंका गांधी की बात कर लूं, वो हर बीजेपी की छोटी छोटी गलती पर भी कुदकना फांगना उनको शोभा देता है, वो चली जाती थी। लेकिन इस बार जो हम देखे पहले चरण का मतदान हो जाने के बावजूद भी प्रियंका गांधी भी वहां जाके आंधी तूफान खड़ा करना चाहिए था उनको, क्योंकि अधीर रंजन जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से उनका बयानबाजी रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कांग्रेस को खुशी मिलती है कि भाजपा हार रही है, लेकिन सवाल ये होता है कि भाजपा को तो 3 ही सीट है। हम जैसे पत्रकार तो देखिए इस बात पर तो ध्यान नहीं देते हैं, तो ध्यान तो उस दिन देंगे जिस दिन भाजपा जीत जाएगी। अभी बात कर रहे हैं हम लोग उस बातों पर जो आपने पूछा सवाल नंदीग्राम। देखिए सेनापति हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी, और ये आज से नहीं, शुरू से सबसे भरोसेमंद अगर कोई परिवार था तो अधिकारी परिवार था इनका। इवन इनके भतीजे से भी ज्यादा उन पर भरोसा होता था, लेकिन भतीजे ने बढ़त बना लिया जब से प्रशांत किशोर आए। और जैसे अभी मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था, अगर टीएमसी वाकई इतना धुरंधार काम किया तो उसको प्रशांत किशोर की सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ी? प्रशांत किशोर के कंपनी का उनको सहारा लेने, और जनता का इतना रुपया क्यों दे दिया प्रशांत किशोर को? क्या प्रशांत किशोर इनके लिए फ्री के लिए काम कर रहा है? समय की कमी है धनुष जी, मैं आखिरी सवाल भी आप ही से लेना चाहती हूँ। समय की कमी है धनुष जी, आखिरी सवाल भी आप ही से लेना चाहती हूँ। टीएमसी कहती है कि ममता बनर्जी एक शेरनी की तरह बंगाल के रण में दहाड़ रही है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि शुभेंदु अधिकारी उन्हें ललकारने का काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए आपको याद दिलाता हूं लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में जिस तरह से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में घेर लिया गया था आजमगढ़ में, कि आजमगढ़ से बाहर ना निकले, तो बीजेपी की एक चाल है, ट्रैप है, ये जाल है, उस जाल में ममता दीदी फंस गई है। क्योंकि ममता दीदी के लिए आप जानते क्या, ममता दीदी अब जो है नंदीग्राम से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि उसकी साख, उसका वजूद अब दांव पे लगे। अगर ममता बनर्जी हार जाती है तो उस बात के लिए ममता बनर्जी चिंतित है। पूरी ताकत ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में लगा दिया, और भाजपा वालों भी बिल्कुल नंदीग्राम पर ही ध्यान है। क्योंकि जैसा कि रोड शो में भी देखिए अमित शाह जी का बयान, अमित शाह जिस तरह से ताकत को झोंक दिया नंदीग्राम में, यह दर्शाता है कि शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद कि जहां से बीजेपी लड़ाएगी वहां से मैं लड़ूंगा। उसने संकेत दिया था कि बीजेपी हमको नंदीग्राम से छोड़ के कहीं और से लड़ा ले, लेकिन बीजेपी ने एक बहुत अच्छा चाल चला ट्रैप में फंसाने का। क्योंकि देखिए बीजेपी की मंशा क्या है, वहां सरकार बनाने की मंशा है, क्योंकि उनको लगता है कि लोकसभा में 18 सीट लाया, 165 विधानसभा में बढ़त बनाया। मैं भी बांकुरा का रिपोर्ट देख रहा था, बांकुरा में 12 विधानसभा सीट है, जिसमें 4 पर पहले चरण में हो गया, 8 पर है। उन्होंने बढ़त बढ़ाया था, मैं बता देता हूँ, ताल डंगरा में बीजेपी ने 2019 में 17,268 वोटों से आगे थी। 1 मिनट संजय जी। हाँ, उसके बाद बांकुरा सीट से बीजेपी 40,776 वोट से लीड किया था। बरजोरा सीट पर बीजेपी 11,620 सीटों से यानी वोटों से लीड लिया था। ओंदा सीट से 26,373 वोटों से आगे लीड लिया था। कहने का मतलब उनका ध्यान कहाँ है? उनका ध्यान है, अगर जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं, जो आंकड़े सच्चाई के आंकड़े हैं, अगर ऐसा ही इन्होंने खेल गया भाजपा,
लोकसभा की तरह, और जितने भी बढ़त है और जो भी ये गुपचुप तरीके से, क्योंकि देखिए भाजपा के तीन रणनीति बने हुए वहां पर। एक तो रोड शो, दूसरा बयानबाजी, तीसरा हमला। मतलब जैसे अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था कि मारे गए 160 लोग मारे गए, ये जो कार्ड है विक्टिम कार्ड, प्ले कार्ड, ये सब तो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में घेरने का काम किया गया बीजेपी का, ये प्रमुख दावा है। ठीक है संजय जी, 30 सेकंड में बात पूरी करिए, समय की कमी है मेरे पास। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं पत्रकार महोदय को एक जानकारी दे दूं कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, राजस्थान का पूरा सुपड़ा साफ कर लिया था बीजेपी ने, झारखंड साफ कर लिया था, मध्य प्रदेश साफ कर लिया था, कर्नाटक साफ कर लिया था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो क्या हुआ, भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, दिल्ली का सुपड़ा साफ कर लिया था पूरी तरीके से, 7 के 7 सीट उन्होंने जीत लिए थे। लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव तो क्या हुआ, वहां से 64 सीटें निकाल के आम आदमी पार्टी लेके चली गई। तो ये कभी भी विधानसभा को लोकसभा से मैच मत करिएगा प्लीज। आगे जबकि पत्रकारिता करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो इस बार सीटें मिली थी तो उसमें विधानसभा में इतना हो गया तो ये हो गया। अरे मेरी बातों को आप गलत अर्थ में ले गए, मैंने क्या कहा आप सुने नहीं, मेरे को पत्रकारिता का ज्ञान नहीं दीजिए। कहीं आपका सुपारा साफ हो गया तब आप क्या करेंगे? अरे मेरा तो पत्रकारिता चलता रहेगा भैया, आप अपनी थोड़ा चिंता को। मैंने कहा लोकसभा में बढ़त लिया, लोकसभा वाला अगर कहीं आयोजन चालू हो गई तब क्या होगा? मैंने तो संदेश जाहिर किया आपको। मैं संजय चक्रवर्ती जी आत्म मंथन करिए। हिंसाएं लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रही हैं और आरोप टीएमसी कर रहे हैं। सारा विपक्ष खट्टा है, अभी सरकार पर हमलावर हो रहा है। थोड़ा आत्म मंथन, समय की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के लिए जवाब देना पड़ेगा मैं बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।